लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। आखिर ये कैसे हुआ और पूरे के पूरे विधेयक के चर्चा के दौरान कौन क्या बोला, किसने कौन से हमले किए और सबसे बड़ी बात अमित शाह क्या बोले, इन सारी बातों पर करेंगे हम चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। नमस्कार। शुरुआत करते हैं लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया उसके बाद के हो हल्ले क्या हुए, कैसे हुआ, इस पर पूरी बात हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल लोकसभा में किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ये वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पटल पर रखा। आपको बता दें कि इसके बाद हंगामा तो होना ही था, लेकिन जिस तरह हंगामे की हमने सोची थी उस तरह के हंगामे नहीं हो रहे थे। लोग बातों से हंगामा कर रहे थे, अपने व्यंग बाण से पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे थे। बात थी कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक पारित होगा। आपको बता दें इसके लिए सरकार ने कुल 8 घंटे का समय लिया था और उसको बाद में बढ़ाते हुए इसको रात को 11:30 बजे तक चर्चा हुई और उसके बाद वोटिंग के बाद इसको पास कर दिया गया। बात यह आती है कि आखिर इस पूरे की पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु में कौन रहा, किसका भाषण सबसे अच्छा माना गया और किसने जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। फिलहाल अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक में पक्ष और विपक्ष दोनों मुस्तैद दिखाई पड़े। दोनों ने अपने अपने दल के सदस्यों को बाकायदा व्हिप जारी करके सदन के अंदर उपस्थित रहने के लिए कहा था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद डटे रहे। लेकिन शुरुआत जब किरण रिजिजू ने चर्चा की 12 बजे शुरू की, उसके बाद तो ये चर्चा उरूज पे जाती दिखाई पड़ी। एक एक करके विभिन्न दलों के लोगों ने अपनी बातें रखना शुरू कर दिया। शुरुआत किरण रिजिजू से होती है, फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई जो उपनेता हैं उन्होंने जमकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनकी कई आपत्तियां थी। एक आपत्ति थी कि गैर मुस्लिमों को आखिर वक्फ बोर्ड में क्यों लाया जा रहा है। उनकी और भी कई आपत्तियां थी कि जिस प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ क्लेम करता है तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और क्या नाम है निचली अदालतों में जाने का रास्ता क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा उनकी एक आपत्ति और भी थी कि आखिर कलेक्टर को पावर क्यों दी जा रही है जो रेवेन्यू की चीजें उस पर जांच करेगा और वो पूरी तरह से निगरानी करेगा। फिलहाल इन सारी बातों पर गौरव गोगोई के बाद फिर लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता बोले, टीडीपी के लोग बोले, जेडीयू के राजू रंजन बोले, ऐसे सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन मामला तो उस समय काफी गर्मा गर्म हो गया जब शाम को अमित शाह के बोलने की बारी आई। अमित शाह जब बोलते हैं तो पूरे का पूरा सदन उन्हें ध्यान से सुनता है। अमित शाह की भाषा बड़ी ही आक्रामक होती है। कल भी अमित शाह की भाषा देखने लायक थी जब उन्होंने कहा कि यह संसद के द्वारा पारित भारत का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। और जब ऐसा वो बोले तो भारत के सोशल मीडिया पर अमित शाह और मोदी के समर्थकों ने उस क्लिप को इतना चलाया जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह के भाषणों पर हम आज कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि अमित शाह के भाषण में कितना दम था, कितने तार्किक तरीके से अमित शाह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के बात कर रहे थे। उन्होंने सुबह से एक एक विपक्ष के नेताओं के भाषण को सुना था और उसके बाद सबके जवाब वो दे रहे थे। लब्बो लबाब अगर बात करें तो 2-3 मुद्दों पर विपक्ष मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जिसमें एक तो यह है कि गैर मुसलमान मुसलमानों के दीनी कर्म में हस्तक्षेप करेंगे, जिसको अमित शाह ने बाकायदा सदन के अंदर कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है और जो गैर मुसलमान है ना तो वो मस्जिद, ना मदरसे, ना कब्रिस्तान, ना इमाम बाड़ा, ऐसी किसी भी चीजों में गैर मुसलमान एंट्री नहीं पाएगा। यानी कि मस्जिद का जो भी रखरखाव है वो मस्जिद के लोग ही करेंगे। अगर वक्फ संपत्तियों की बात करें तो मुतव्विल होता है, वही उसको देखेगा, वाकिफ देखेगा। ईद की जो ईदगाह की जो कमेटी है वो मुसलमानों की ही होगी, मस्जिद जो है मुसलमान ही देखेगा, वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और भी कह दी। उन्होंने कहा कि वक्फ और वक्फ कमेटी दोनों में अंतर है, एक प्रशासनिक नियंत्रण कमेटी है और एक दीनी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर मुसलमान वक्फ कमेटी में आएगा वो दीनी मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर जो है वो पूरे देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कलेक्टर ही सभी जमीनों को
अलॉटमेंट करता है, सत्यापन करता है और उसकी सत्यापन के बाद जमीनें खरीदी बेची जाती हैं, किसी के नाम पर है कि नहीं है, इसका सत्यापन करने का काम भी कलेक्टर करता है। अमित शाह ने कहा कि जो कलेक्टर है उसको ये पावर इसलिए दी गई कि देश के अंदर ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि कोई व्यक्ति किसी की भी संपत्ति की को अपनी संपत्ति बता देता है या वक्फ की संपत्ति बता देता है। उन्होंने कहा कि आप किसी की निजी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं? अगर आप बता रहे हैं तो उसके प्रमाण दीजिए, वो संपत्ति आपकी होगी और उसकी जांच कलेक्टर करेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने अमित शाह ने ऐसे कई उदाहरण दिए। उन्होंने शुरुआत करी चिद्रू वैली से, जो कि तमिलनाडु में है, और वहां पर 1500 एकड़ जमीन को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दिया। इसका कोट अमित शाह ने अपने भाषण में किया। इसके अलावा अमित शाह ने यूपीए की सरकार में, यानी कि मनमोहन सिंह सरकार और सोनिया गांधी कांग्रेस पर एक तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो 2013 में जो अमेंडमेंट बिल लाया गया वो और भी खतरनाक था। उन्होंने कहा रातों रात मुसलमानों की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया। अगर ये वो ऐसा ना करते तो शायद हमें ये बिल ना लाना पड़ता। उन्होंने कहा कांग्रेस ने इतनी बड़ी शक्ति दे दी वक्फ को कि वो जो चाहे वो करे। और यही नहीं, रातों रात लुटियंस जोन, यानी दिल्ली का लुटियंस जोन, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो है जहां पर राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, संसद भवन है और सारे मंत्रियों के आवास हैं, सांसदों के आवास हैं। उस लुटियंस जोन में 123 सरकारी संपत्तियों को अनन फनन में संशोधन करके वक्फ को दे दिया गया। यही नहीं, दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने रेलवे की जमीन को भी वक्फ क्लेम करके बेच डाला, उस पर बिल्डिंगें बन गई। अमित शाह ने और भी हमले किए। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी सहित अगर आज की बात करें तो 8,72,000 एकड़ जमीन होने के बाद भी उनकी रेवेन्यू महज कुछ करोड़ों में है, जो कि लाखों में जानी चाहिए। अमित शाह ने और भी हमले करते हुए कहा कि इस देश के अंदर कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हर जगह वक्फ ने विवाद क्रिएट कर रखा है। उन्होंने कहा कि हनवाड़ा गांव में, जो कर्नाटका के विजयनगर में है, वहां पर उन्होंने कहा कि लगभग 1500 एकड़ की जमीन जिसका मूल्य 400 करोड़ है, उसको महज 12,000 प्रतिमाह के किराए पर एक 5 स्टार होटल को दे दिया गया। क्या ये वाजिब है? ऐसे ही अमित शाह ने और भी जो आपत्तियां विपक्ष के लोगों ने उठाई उसका करारा जवाब दिया। विपक्ष के लोगों का कहना था कि अभी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के सही से चर्चा नहीं हुई है, अभी इस पे और चर्चा होनी चाहिए। जिस पर अमित शाह ने तगड़ा प्रहार करते हुए जवाब दिया कि आप बताइए, जब 2013 में संशोधन हुआ था तो महज 5 घंटे बातचीत हुई थी, लेकिन आज हमने लोकसभा और विधानसभा में जो चर्चा का समय रखा है वो लगभग 16 घंटे रखा है, जिसमें आपको बता दें कि कल लोकसभा में 12.5 घंटे इस पे चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि 113 घंटे जेपीसी के माध्यम से 38 बैठकें करके हमने बातचीत किया। देश भर से 1 करोड़ सुझाव आए, 283 स्टैक होल्डर से हमने बातचीत किया जो संबंध रखते थे वक्फ संपत्तियों से। साथ ही अमित शाह ये बताना भी नहीं भूले कि तेलंगाना के अंदर भी 66,000 करोड़ की जो वक्फ की संपत्ति है उसको औने पौने दाम पर बेच दिया गया। उन्होंने कहा ये मिली भगत चल रही है भूमाफियाओं की और उन लोगों की जो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जो ये संपत्ति है ये मुस्लिम समाज में गरीब बच्चों के लिए है, मुसलमानों के बेवाओं के लिए, यानी तलाकशुदा महिलाओं के लिए है, और इनकी संपत्ति पर जो कब्जा करके बैठे हैं उनको हम चैन से नहीं जीने देंगे। उन्होंने कहा चोरी भी नहीं करने देंगे। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर अमित शाह ने एक के बाद एक तगड़ा तर्क रखा जिसका जवाब फिलहाल नहीं था, लेकिन आपको बताते चले कि अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये वक्फ का संशोधन जब आएगा उसके बाद हम वक्फ में चोरी नहीं होने देंगे। अमित शाह ने क्रिश्चियनिटी को भी लेकर के बातचीत किया। उन्होंने कहा यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं वो कह रही हैं कि आज इन्होंने वक्फ पर हमला किया है, कल हमारे पर भी हमला करेंगे, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के बहुत से लोग हैं जो केरला से, तमिलनाडु से हमारे पास आए हैं, उनकी भी दिक्कत यही है कि वक्फ बोर्ड ने उनके भी चर्च को क्लेम कर दिया है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास एक ऐसा डेलीगेशन तमिलनाडु से और केरला से आया था। इस बात की पुष्टि किरण रिजिजू ने अपने संसद के
जब ये प्रस्ताव पारित हो रहा था उसके कुछ देर पहले समापन भाषण में बोला। उन्होंने कहा कि वो लोग जो आए थे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के थे। केरला में अनेक क्रिश्चियन की संपत्तियों को इन्होंने अपनी संपत्ति और वक्फ की संपत्ति घोषित करके जबरन उसको ले लिया। यही नहीं, अगर बात करें तो सूरत नगर निगम और एक लोगों ने तो संसद भवन को भी क्लेम कर दिया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपको बताते चले कि अमित शाह ने जिस लहजे में बातचीत किया, जिस लहजे में अपने भाषण का प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद विपक्ष में कोई बहुत बड़ा दम दिखाई नहीं पड़ा। और इस पूरे मामले पर जब वोटिंग हुई, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जब वोटिंग हुई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 232 वोटों के मुकाबले 288 वोट प्राप्त करके सदन में ये इस विधेयक को पारित करा लिया। अगर हम बात करें तो एनडीए के पास 293 मेंबर है और ऐसे में महज उनके पास सिर्फ 5 मेंबर उनके एब्सेंट दिखाई पड़े। बाकी उन्होंने पूरी तरह से मुस्तैदी रखी। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, अमित शाह ने पूरी पैनी नजर बना के रखी। 8 घंटे की चर्चा में अमित शाह कुछ देर के लिए ही सिर्फ उठे थे, लगातार वो पूरे एक एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। और अमित शाह के भाषण के बाद तो पूरे का पूरा विपक्ष तिलमिला गया। आपको बताते चले कि अमित शाह ने जिस प्रकार एक एक करके सारे मामले को बिल्कुल निस्तारित कर दिया, एक एक पॉइंट को समझा दिया। और वो उन्होंने इसलिए समझाया क्योंकि विपक्ष एक बार फिर कहने लगा कि मुसलमानों की संपत्तियों पर यह हमला है, उनके ईदगाह, उनके मजार, उनकी मस्जिद, इनको छीनने का प्रयास है, जिस पर अमित शाह ने क्लियर कट कह दिया कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का मामला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने उत्तर प्रदेश में जमकर खुशियां मनाई भाजपा कार्यालय पर। वहीं पर अगर बात करें तो भोपाल के अंदर भी कई मुसलमानों ने आतिशबाजी की, जुलूस निकाल के शुक्रिया मोदी जैसे नारे भी लगाए। कल के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद आज देश में कुछ बड़ा होने की आसार बने हैं, जिसमें मौलाना मसूद महमूदी और इसके अलावा अरशद, ये दोनों जमात उलेमा जो कि बहुत बड़ा संगठन है मुसलमानों का, इन दोनों ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर दुख जताया। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में आंदोलन करने की बात कर दी। और वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि ये जबरन पास कराया गया है। फिलहाल हंसी आती है कि जब ये लोग इसको जबरन पास कराने की बात करते हैं, जबकि संवैधानिक तरीके से वोटिंग हुई जिसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया। उन्हें ये पता था कि वो इस बिल को हारेंगे, वो नहीं जीत पाएंगे विपक्ष के लोग। और इसके बाद सोनिया गांधी का ये कहना कि ये संविधान पर हमला है और विपक्ष के लोगों का ये कहना कि ये संविधान पर हमला है। तो आपको बता दें कि जो वक्फ संशोधन विधेयक 2013 और 1995 में जो पीवी नरसिम्हा राव ने अमेंडमेंट किया था, उस अमेंडमेंट में संविधान के सारे क्लॉज को ताक पर रख दिया गया। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14, इन सब का खुलेआम विरोध किया गया था। भारत के संविधान में किसी भी धार्मिक आधार पर किसी भी समुदाय को प्रिविलेज देने की बात नहीं है। और ऐसे में जिस तरह मुस्लिम पक्ष में वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति दे दी गई कि वो जिसको चाहे जैसे चाहे हर संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, इसको लेकर के अगर ये संशोधन आया है तो चारों तरफ इसको लेकर के खुशियां हैं, चारों तरफ लोग इसको बधाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।